हे एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल कवर द पॉलिटी पोर्शन। हम क्या करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू है 2025 का, उसमें से पॉलिटी पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है। और समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यार हम मतलब हमने ये सुना यार ये ट्रिक होती है या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसमें अपनी विजडम लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सारा खेल विजडम का होता है, ठीक है। विजडम विजडम का यार एक बार गूगल पे जाके मीनिंग देख लेना कि विजडम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। विजडम का मतलब क्या होता है यार, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, कोई भी विलेज में क्या करते थे, कोई सिचुएशन आ जाती थी तो एक समझदार व्यक्ति के पास आते थे। उस टाइम उस समझदार व्यक्ति के पास कोई एजुकेशन नहीं होती थी, वो सिर्फ अपनी समझदारी के बेस पर डिसीजन लेता था, ठीक है। इन द सेम वे हमें भी ये करना है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अमंगस्ट अल्टरनेटिव। हमें सभी ऑप्शंस में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है, ठीक है। एंड सेकंड, हम अपनी विजडम लगाएंगे, समझदारी, और साथ साथ हम पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज करेंगे और इंपॉर्टेंट थीम्स को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी 2025 के। ये देखिए, ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेट ए है ये क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ना हम ना अपनी विजडम के बेस पे, एक तो हम क्या लगाएंगे, विजडम लगाएंगे अपनी, ठीक है। और चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंगस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। और एक बात यार और समझ लो थोड़ा सा ज्ञान, बस ये कि हमें ना जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे आप यूपीएससी को रीड करते जाओगे, समझते जाओगे ना जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एथिक्स वगैरह, इन सबको, तब आपको पता चलेगा कि हम एक प्रोपोर्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंगस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है, उसमें अनुपात होता है। इन द सेम वे हमें हर ऑप्शन में प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर उसके जो चांसेस है सही होंगे, ठीक है। समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस, फंक्शंस और इट्स वर्क अंडर। सबसे पहले हम विजडम लगाएंगे अपनी इसमें, ठीक है। विजडम यानी कि समझदारी। देखते हैं इसमें ये क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी, ठीक है। अगर आपको ईडी के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आराम से कर लेंगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। ईडी क्या था, न्यूज़ में बहुत बार सुनने को मिलता है ईडी के बारे में, सभी को पता है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उनमें भी ईडी के बारे में सुना था हमने, और भी बहुत सारे केस आ चुके हैं जिसमें हम बार बार ईडी के बारे में सुनते रहते हैं। तो उसी ईडी के बारे में बात की गई है, ठीक है। ईडी, इसका क्या लिखा है, इन्फोर्समेंट द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, तो कुछ मत करिए, ऊपर चाहिए और हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, हिंदी का जो पेपर है उसमें देखिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आर्थिक से बोल रहा है, ईडी का रिलेशन किससे बता रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंडर से, ठीक है। फिर उसके फंक्शंस बता दिए। नेक्स्ट उसका बता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यार कुछ सोचो, इकोनॉमी, ईडी, सबने सुना है ईडी ने छापा मार दिया, है ना, सुना ना। तो आपने इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे ही आएगा, बिल्कुल नहीं। इट डजंट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर के अगर किसी ने कंस्टिट्यूशन पढ़ा हो तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सिटीजनशिप जो होती है ना वो इसके अंडर आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हो जाएगी रोक, क्योंकि ईडी ये तो सही है, लेकिन ये वर्क्स अंडर इस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क नहीं करते, ये करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाएगी रोक, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट रोक। सेकंड और थर्ड देखते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सिर्फ हम अपने इसको विजडम के बेस पे कर रहे हैं, हमने कहीं रीड नहीं किया, ऐसा सपोज करो, अज्यूम करो कि आपने कहीं भी रीड नहीं किया इसको, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962। देन क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यार ये स्टेटमेंट क्या है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू, यहाँ क्या है, रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, उसी डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करेगा ना, जो नेम है, नेम से क्लैरिफाई हो रहा है कि रेवेन्यू रेवेन्यू, ठीक है। वैसे तो यार अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें सजेशन दूंगी इसको छोड़ना ज़्यादा बेटर था, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी मान लीजिए आप कॉमर्स साइड के हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। लेकिन 50% चांसेस भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यार आपको पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये नहीं आपको कहीं से भी एक्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलेगी, प्रोपोर्शन लेके चलना पड़ेगा। अच्छा ये सही हो सकती है स्टेटमेंट, ये गलत होगी। आपको इसी लेवल के ऊपर ही जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ये नहीं कि यार आपको कहीं से पक्का पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन तो ये, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रोपोर्शन पे जाना ही पड़ेगा कि हाँ ये 90% चांसेस है इसके होने के, ये 50% है, ऐसे ही करके आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, और ऐसे ही टॉपर्स क्लियर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रिवेन्यू इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैंने तो यार इसी तरीके से करा था और ये मेरा सही था क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड देखते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक टू एसेट टैक्स, एंड फिर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। अब खुद सोचो यार, टैक्स के बारे में बात करी, वो किसके अंदर जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, करेक्ट। आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा कि इसके चांसेस सही है गलत है। अब यार अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स में देखें ना, तो इसके और इसके चांसेस राइट होने के ज़्यादा है, और इसके रॉन्ग है, क्योंकि यार नेम से क्लियर है, ईडी है, इकोनॉमिक वेंडर है, आर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर, तो ये रॉन्ग है। इसमें क्या, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, ठीक है। और ये कस्टम से रिलेटेड, कस्टम ड्यूटी जो सीमा शुल्क होता है उसके बारे में, हाँ वो भी किसके अंदर आएगा, रेवेन्यू, क्योंकि मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इन द सेम वे डाटा मैनेज हो रहा है, डाटा मैनेज हो रहा है, और ये यहाँ पे भी बिग डाटा को एनालाइज किया जा रहा है। टैक्स है, टैक्स, ये सारी चीजें, टैक्स, मनी, कस्टम ड्यूटीज, ये सारी चीजें किसके नीचे होंगी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ठीक है। ये हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं, विजडम लगा रहे हैं, तो ये और ये स्टेटमेंट सही होगी। इसका आंसर आ जाएगा ओनली टू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं साथ साथ आपको एनालाइज भी करवाऊंगी, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड जस्ट। ये वैसे इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, इसके जो सेकंड वीडियो लेके आऊंगी ना मैं, उसमें मैं आपको डिटेल एनालाइज करवा दूंगी इसका, ठीक है। अभी बस इतना ही समझ लो, ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ठीक है, यानी कि ये है ईडी, और इसका जो फंक्शन है वो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है, इनके लिए होता है। एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाला गलत है, इसकी जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सेकंड वीडियो जो आएगी ना उसमें और भी डिटेल कर दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि ये इसके फंक्शंस है और ये इनके वर्क अंडर। इसमें कुछ बताने ना यार, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क करती है, उसके फंक्शंस है, और इसके अंडर कौन 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 सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बस इसमें से एक मिनिस्ट्री रॉन्ग है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसकी जगह था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यही है।
हाँ ये 5th क्वेश्चन, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्म, नहीं ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा था, एक सेकंड जस्ट, 19th क्वेश्चन है शायद, ये कहाँ गया, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ऑर्डिनेंस का देखते हैं, जो इंडियन पॉलिटी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ठीक है। शायद करता होगा, लेकिन जो टिक लगाते हैं ना, वही क्या लगाते हैं, एनी की वजह से ही गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, और एक तो ना सभी ऑप्शंस को रीड प्रॉपर्ली करना होता है, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैकडेट। यार अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ तक कि हम 6th स्टैंडर्ड से 6th 7th 8th इनफैक्ट 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कोई भी एब्रिज नहीं कर सकता, कोई भी वॉलेट नहीं कर सकता। हाँ कुछ सिचुएशन होती है, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें भी कुछ एक आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 19 है, ठीक है। तो कुछ एक आर्टिकल्स होते हैं इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जो एब्रिज किए जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो वन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करे, ठीक है। देखते हैं, तो यहीं से स्टेटमेंट को रोक कर दो। हमने कुछ लगाया, हमने देखा यार 5th से बढ़ता है 6th 7th 8th 9th, मतलब फंडामेंटल राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए, अगर नहीं समझ रहा तो हिंदी में देख लो, एब्रिज का क्या मतलब होगा, दैट इज कि न्यून कर सकते हैं, एब्रिज यानी कि न्यून कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्रिज ए फंडामेंटल राइट्स, तो इसको कर दो न्यून, न्यून वाला कर दो रिमूव, ठीक है। कोई भी वॉलेट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को, इसको कर दे रिमूव, और इसी सेकंड को रिमूव करने से, ठीक है। लेकिन थर्ड वन भी पढ़ो, एन ऑर्डिनेंस कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैकडेट, ठीक है। अब यार एक और चीज़ दिखाती हूँ, मैंने आपको कहा था कि प्रोपोर्शन के हिसाब से, अब आप इसमें देखो, इनमें ज़्यादा चांसेस किसके रॉन्ग होने के, इस स्टेटमेंट के। ये स्टेटमेंट अगर मुझे रॉन्ग करनी है तो मैं 90% श्योर हूँ कि हाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। इनके स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के रॉन्ग करने के चांसेस कितने हैं, इसके तो कम से कम 40 होंगे, ठीक है। और इसके कितने होंगे, 20, ठीक है। क्या पता हो सकता हो कम इफेक्ट फ्रॉम बैकडेट, और ये भी हो सकता हो। लेकिन इसके जो है ना फंडामेंटल राइट्स, बस आपको इतना ही आना चाहिए, इतनी ही समझदारी लगानी, इतना ही विजडम लगाना आपको अपना, ठीक है। तो इसमें क्या है, एन ऑर्डिनेंस कैन, जैसे ही आपने इसको कट किया, सेकंड रॉन्ग सेकंड रॉन्ग सेकंड रॉन्ग, आपका आंसर अपने आप आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है। यानी कि ये 123 आर्टिकल के अंडर आता है, 123 आर्टिकल के अंडर आता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना आर्टिकल ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो है ना आर्टिकल 123 के अंडर आता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि आप कोई भी ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जब रिसेस हो तो कोई भी ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है वो इशू करता है ऑर्डिनेंस को, बट वो कब कर सकता है, ओनली व्हेन, जब, एक सेकेंड, ओनली व्हेन आइदर वन, या तो कोई वन और आइदर बोथ, आइदर वन और आइदर बोथ, जो रिसेस सेशन में हो, ठीक है, उस सेशन में ही इसको पब्लिश कर सकता है। इसमें क्या होता है कि या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी एक चल ना रहा हो और दोनों ही ना चल रही, उस टाइम पीरियड में इसको जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है ऑर्डिनेंस को। इसमें क्या होता है कि कुछ भी मतलब होता है जो सेम इफेक्ट करता है, सेम फोर्स होता है, सेम इफेक्ट होता है एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जिस तरह से पार्लियामेंट का एक्ट होता है ना, सेम उसी तरह से ये इसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो इशू करेंगे इस ऑर्डिनेंस को टू अमेंड और रिपेल एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, कोई भी सेंट्रल और स्टेट एक्ट को अमेंड करने के लिए, रिपेल करने के लिए इसको इशू किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा, आर्टिकल 120 अंडर आर्टिकल 123 बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस है ना, ये कैन नॉट वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये वॉयलेट बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके बारे में क्या देख सकते हैं, बस इतना ही डिटेल था उस पर। हाँ एक ये देख लो, कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैकडेट, इसको बैकडेट से भी इफेक्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जस्ट वेट, ठीक है। हमने कैसे फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है। इसमें भी यार थोड़ी सी भी विजडम लगेगी। विजडम क्या होगी, अगर हमने थोड़ा बहुत आइडिया होगा, किसी ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया होगा ना, उसको थोड़ा आइडिया रहेगा कि नागालैंड और त्रिपुरा का, ठीक है। बस एक आइडिया होता है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है। नागालैंड द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो इस साइड के स्टेट्स है ना, जो हमारे इस साइड के स्टेट्स होते हैं ना, है ना, तो ये जो होते हैं ना वो इसी तरीके से ही है, ठीक है, इन स्टेट्स नागालैंड। और ये भी त्रिपुरा भी इनिशियली पार्ट सी स्टेट, इट बिकम्स अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रिकॉग्निशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956 एंड लेटर अटेन्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैश स्टेट, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट तो सही है। अब यार आपने ना बचपन से पढ़ा, क्या पढ़ा है अब वो भी देख लो, बताती हूँ एक सेकंड। आपने बचपन से पता क्या पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ईटानगर। और इस यहाँ पे ये यही बोल रहा है, कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट, द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। हाँ नेशनल पार्क अगर आप रीड करते तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, द कैपिटल नेम्ड इज आफ्टर ए फोर्ट, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, जो हमने बचपन से पढ़ा है कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो अगर आपने थोड़ी सी दिमाग लगाया होता तो शायद ये सही हो जाती स्टेटमेंट कि ये जो नेम है आफ्टर ए फोर्ट पढ़ा है, ठीक है, कैपिटल का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी, थर्ड भी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडिया। अब यार ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये जो जनरल काउंसिल है ना, ये 2013 का जो पेपर है ना उसके अंदर है। अगर किसी ने 2013 के पेपर को एनालाइज किया होता ना तो ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकता था, ठीक है।
क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया, और प्लीज़ वहाँ पर आप पेन और पेंसिल से इसी तरीके से करना है यार, आपको हर वर्ड को ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आना है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट करने का मतलब है वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आना है, ठीक है। ये माइंड में बिठा लो कि आपको वहाँ जाना है पेपर एग्जाम हॉल में और वहाँ पर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, सारे क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करके आंसर निकाल के आना है, ठीक है। कोई ये नहीं होता कि हाँ मैं इसके लिए श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ तभी मैं उसको टिक करूँगा या टिक करूँगी, ऐसा नहीं है। जो भी आपको स्टेटमेंट्स 90% 50% ऐसे ही करके आपको प्रोपोर्शन में जा जाके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अटेम्प्ट होता है क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर का वे है जिसमें आपको क्या समझना होता है, पीवाईक्यू से कहाँ से आया क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड आपका ये देखना होता है एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है। थर्ड आपको प्रोपोर्शन में चलना होता है, अच्छा इसके चांसेस कितने हैं, इसके चांसेस कितने हैं, इसके चांसेस कितने हैं, ठीक है। और ये यूपीएससी आपसे इस तरीके से क्यों करवाते हैं, क्योंकि यूपीएससी चाहते हैं उन्हें एक समझदार विजडम, जिसके पास विजडम हो ना वही सर्वेंट चाहिए, ठीक है। और विजडम के लिए क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, प्रोपोर्शन में समझना पड़ता है, ठीक है। समझते हैं ये सिंपल सी बात पता है क्या है, क्योंकि ना हमें जब जैसे आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं ना तो आपको एक जिला संभालने को दिया जाता है, ठीक है। आपको जिले को संभालना है, तो जिले को संभालने के लिए जो हम उसमें हमें जिले को संभालने के लिए विजडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर को करोगे ना, एनालाइज करोगे और यूपीएससी के सिलेबस को डिटेल से समझोगे, अच्छी तरह इसके अंदर डीपली जब जाओगे ना तो आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ जाएगा यूपीएससी का, कि यूपीएससी एक्चुअल में कौन से सिविल सर्वे चाहती है, ठीक है। आगे देख क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव एस्टैब्लिशेस द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें ये बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन से एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है। अगर किसी ने 2013 का पेपर एनालाइज किया होता तो उसको आराम से पता होता कि जोनल काउंसिल तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं है। क्यों नहीं है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि ये अलग है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बनी है, सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल जो है ना वही है एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका स्टेट आंसर क्या आएगा, ओनली 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ है, हाँ विद रेफरेंस टू इंडिया। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल काउंसिल। देखो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, आर्टिकल 263 में ये राइट डाउन है, इंपावर्स करती है प्रेसिडेंट को, इंपावर्स प्रेसिडेंट टू इस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास इंपावर होती है इसको इस्टेब्लिश करने की। इंटर स्टेट काउंसिल ये होती है कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन अच्छे रहें उसके लिए, या फिर कोई पॉलिसी को स्टार्ट करवाना हो, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ठीक है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इट्स इस्टेब्लिश्ड इन 1999, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस आप इतनी सी इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश की थी 1999 एंड नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक है। जनरल का देख लेते हैं, जनरल काउंसिल में क्या है। जनरल काउंसिल एक सेक्रेटरी बॉडी है, ठीक है, और इनको 5 जोन में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल, ठीक है। बस इतनी नॉलेज काफी है इसके लिए, ठीक है। जनरल काउंसिल सेक्रेटरी बॉडी है और 5 जोन में डिवाइडेड है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसके लिए, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इस्टेब्लिश इन 1999 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल, इसको पावर कौन देता है, पावर्स कौन करता है, प्रेसिडेंट, टू इस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mention that in certain spheres the governor of states acts in his her own discretion, ठीक है। अब यार ये देखो यहाँ पर अगर कोई ट्रिक लगाएगा ना तो उसका हो जाएगा रोक, कि भी एक्सप्लिसिटली लिखा है तो मैं इसको रोक कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन करता है गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट एज इज हर ओन डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके डिसीजन लेना, ठीक है। ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इज हर ओन रिजर्व ए बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट, इसको सर्कल कर लो। क्यों सर्कल कर लो, क्योंकि इसी में वो है, विदाउट की जगह क्या आना था, विद, बस इतना सा चेंजेस किया, विद की जगह विदाउट लिख दिया। इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न, विद, विदाउट की जगह था विद, इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द, जब गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर स्टेट का जो गवर्नर होता है वो जब एक बिल को पास करने फॉरवर्ड करता है तभी प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिजर्व रख सकते हैं, अदरवाइज रिजर्व नहीं रख सकते, ठीक है। सो देखते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट इज नो, सेकंड नो, ओनली फर्स्ट। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है डिस्क्रिशनरी पावर, किसको, गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर को। लाइक जैसे कि एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल, सेकंड ऑप्शन इसका एग्जांपल है, रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को रिजर्व करना। ये क्या है, ये मेंशन है, ये गवर्नर को, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी है, प्रोवाइड द डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नर, जैसे कि वो बिल को रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। सेकंड क्या है, नो, सेकंड क्या है, नो। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट बता रही हूँ कि जो प्रेसिडेंट है वो कांट रिजर्व ए बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, इट्स ओनली व्हेन गवर्नर हु रिजर्व, ठीक है, अंडर आर्टिकल 200, ये भी याद रख लो, अंडर आर्टिकल 200 के जो गवर्नर है वो रिजर्व करता है, देन वो प्रेसिडेंट के देते हैं। ओनली आफ्टर सच ए रिजर्व मेड बाय गवर्नर देन प्रेसिडेंट उसको रिजर्व कर सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट उन बिल को रिजर्व नहीं कर सकता जो बिल लेजिस्लेटर द्वारा पास किए गए हो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55th, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेपरेशन ऑफ, यार ये ना इतना ज़्यादा PYQ लिख दो इसको, ठीक है। और ये 3 चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल में जाना, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट। ये PYQ है, बहुत बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे मैचिंग में पूछा गया, अदरवाइज अलग अलग पूछा जा चुका है कि ये किसको इसमें ये क्या स्टेट करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसको तो रट के जाओ, रट लो इन चीज़ों को। ये चैप्टर दिया हुआ ना जो आपकी संविधान की जो बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसको रीड कर लो अच्छे से, इन चैप्टर्स को, DPSP को, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। PYQ अगर किसने किया होता तो वो इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेते, और अगर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन भी रीड किया था तो आराम से क्वेश्चन हो जाता।
ठीक है, इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल 3 है इसका आंसर। ये देखते हैं, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। यार एक तो ना 12 शेड्यूल्स हैं, उनको रट लो, प्लस जो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी, इनको भी रट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में से पूछा जा चुका है और इतनी बार आ चुके हैं इन पे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया स्टेट इज डिक्लेयर्ड द शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। ठीक है, 5th शेड्यूल, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगी रोंग। ठीक है, खुद सोचो यार, ठीक है, अगर कोई चीज़ 5th शेड्यूल के अंदर आएगी तो लोकल बॉडी को पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन दे दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर उसको लूज कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। नहीं, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको कर दो रोंग। ठीक है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये कह रही हूँ पीवाईक्यू है ये भी, 5th शेड्यूल के बारे में आपको रीड कर लेना चाहिए अच्छे से। 12 शेड्यूल्स हैं, इनको तो अच्छे से रख लेना चाहिए। अब ये देखो, इसमें क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट वो डज नॉट लॉसेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, उसको लूज नहीं करती। यहाँ क्या लूजेज इट्स, नहीं, डज नॉट लॉसेज। ठीक है, और सेकंड क्या है, गवर्नर का जो बताया गया ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। और सेंट्रल ऑल्सो गिव्स डायरेक्शन बट डजंट टेक एनी ओवर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, सेंट्रल डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं कर सकती। और इसके बारे में क्या है, और इसके लिए जो गवर्नर होती है ना, गवर्नर है ना, उनके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन डायरेक्ट लॉ विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, गवर्नर हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर 5th शेड्यूल 5th। ठीक है, तो इससे आपको कौन कौन सी की पॉइंट समझ आए 5th शेड्यूल से, आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। एक तो ये स्टेट गवर्नमेंट डजंट लॉसेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये राइट डाउन करना कि गवर्नर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन डायरेक्ट लॉ विद मॉडिफिकेशन। एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट डाउन करना कि सेंट्रल गिव्स डायरेक्शन बट डजंट टेक ओवर द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, सो इन शॉर्ट गवर्नर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर जो भी लॉ होता है उनको मॉडिफाई करने में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यार मिनिस्ट्री होगी ना, मिनिस्ट्री देख के जो हमने सबने सुना है कि मिनिस्ट्री में क्या आएगा, नन। ठीक है, वैसे तो मिनिस्ट्रीज को लर्न करना होता है, अगर आप लर्न कर ले तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम्स इसका ऑल 3 भी होता है, नन भी होता है, जरूरी नहीं है, बट ज़्यादा जो ट्रेंड एनालिसिस है वो नन को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ये शेड्यूल्स को प्लस फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी को अच्छे से रीड करो। ठीक है, एक सेकंड उस क्वेश्चन का एनालाइज कर ही लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड। अब यार आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्यों, मान लीजिए अगर वो पीवाईक्यू में से क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो हर क्वेश्चन का, हर पॉइंट का, हर ऑप्शन का एनालाइज करना जरूरी होता है। जो ये है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोर वर्ड का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ मिडिल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंटरप्राइज। और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि ये थे स्टेटमेंट्स। एक सेकेंड, क्या था, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, कोर बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, और ये क्या है, सपोर्ट ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री मैंने आपको समझा दी। आगे देखते हैं, हाँ ये देखो 7th शेड्यूल को क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, इसमें 3, एक तो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट है। इसमें क्या है, यूनियन फर्स्ट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर और कंडीशन। अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है ना, वो छोटा सा चैप्टर है, पार्ट 20, इसको भी अच्छे से रीड करना होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछा गया, फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नो लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर। या देखो जो भी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए यही अप्लाई होता है, क्या कि 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड, 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। तो किसमें अगर लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, यूनियन यानी कि संघ, संघ यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सेकंड क्या, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, ये भी यूनियन फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एंड थर्ड कंडीशन ऑफ गवर्नर हाउस, ये नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। यार अगर आप इसको देखते हैं ना, तो की ट्रिक लगाते हैं कि नॉट आंसरेबल लिखा है यार, एनी कोर्ट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नर और प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनके टाइम पीरियड पे उन्हें कोर्ट के सामने आंसरेबल होने की कोई नीड नहीं होती। सेकंड, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ना ही गवर्नर के लिए ना ही प्रेसिडेंट के लिए, और ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंडक्टेड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या, करेक्ट। और थर्ड देखो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग साइड विद द, अगर ये हाउस के अंदर जो चलता है, अगर उसको कोर्ट के अंदर प्रोसीड करने लगे ना, तो अपनी जो कोर्ट है ना, वो सारी इन्हीं का प्रोसीड करते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 3 स्टेटमेंट्स तीनों के तीनों करेक्ट है। गवर्नर और प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, और गवर्नर की जो पावर्स होती है ना, वो सेम टू सेम प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है ना, वो थोड़ी बहुत सेम, गवर्नर को भी वही पावर्स मिली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं,
ये और शायद नहीं है पॉलिटी क्वेश्चन, नहीं थे, बाकी है तो एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक सेकंड जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शेल नॉट वेकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली। यार पिछले साल भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी एक पीवाईक्यू है। आई नो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जैसे ही हमें कोई भी टॉपिक मिलता है तो उसका डिटेल एनालाइज करना होता है, ठीक है। स्पीकर शेल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल द इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द, ये रूल है ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, क्योंकि हमारे संविधान में हर चीज़ को नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रॉन्ग है यार, इतनी सिंपल सी बात थोड़ा लिखेंगे। थर्ड क्या, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम बाय ए रिसोल्यूशन ऑफ द हाउस बाय मेजोरिटी 14 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है, ठीक है, अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, आंसर क्या आ जाएगा सी, फर्स्ट इन द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एनी राइजेस एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल्स